डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कल बताएंगे इसके बारे में। जी सर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनको चुनावी आधार माना जा सकता है कि नहीं? हाँ, चुनावी आधार माना जा सकता है कि नहीं? इनको माना सकता है। ठीक है, किस भाग से है ये? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 36 से 51 तक है। जी सर। ठीक है, ये इस भाग के अंतर्गत ये आ रहा है। और मूल अधिकार किसके अंतर्गत है? अधिकार है भाग 3 है आपका, ये 12 से 35 है। ठीक है, ये बता सकते हैं। अच्छा, जब उनको बता रहे थे आपको कि जब इसे बनाने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि संविधान तो धीरे धीरे निर्माण हो रहा था ना संविधान का। ठीक है, जब इसका निर्माण धीरे धीरे हो रहा था, तो जब डीपीएसपी को नियुक्त करने की बात की गई थी, हम कल बता रहे थे आप लोगों को, जो जब डीपीएसपी को नियुक्त करने की बात की जा रही थी, तो इसको आज इट जो मूल अधिकार है उसके तरह नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार जो है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है जबरदस्ती लागू करा सकती है, आपको मूल अधिकार बताया है। ठीक है, उसके लिए रिट जारी करने का अधिकार है उसके पास। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार से रिट जारी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रिट जारी नहीं होती है। इस चीज के लिए कोई भी रिट जारी नहीं होती है। ठीक है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, रीट मतलब क्या होता है? रीट देखिए एक अध्यादेश टाइप होता है। ठीक है ना, जैसे आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट ही जारी करती है उसको। ठीक है ना, उसको रीट बोला जाता है। ठीक है ना, उसको संविधान की लैंग्वेज में, हाँ, संविधान की लैंग्वेज में उसको रीट बोला जाता है। और जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जारी करती है, क्योंकि वो अनुच्छेद 32 के तहत है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो अधिकार है करने का। ठीक है ना, तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनको हम तो बता रहे थे। तो अनुच्छेद 36 क्या था? अनुच्छेद 36 क्या था? अच्छा ये बताइए, केटी शाह ने डीपीएसपी को क्या बोला है? केटी शाह ने डीपीएसपी को क्या बताया है? नहीं है? केटी शाह ने डीपीएसपी को बताया है कि यह एक बैंक के चेक के समान है, जिसे बैंक जो है अपने अनुसार भुगतान करता है। ठीक है, अच्छा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा इसको? भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम जब डीपीएसपी को लागू कर रहे होंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारे समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो। ठीक है, सरकार रखें। और जो है इसमें सामाजिक और आर्थिक जो है न्याय की बात की गई है। ठीक है, समझा रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक कल्याण की बात की गई दोनों। जब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में पूछेगा, वो जब बना रहे थे, जब प्रारूप समिति के जब अध्यक्ष थे, क्योंकि वही अध्यक्ष थे ना प्रारूप समिति के, भीमराव अम्बेडकर जी, तो जब ये बन रहा था, ये बताया गया कि मतलब कितने प्रकार से कल्याण हो। ठीक है, हर एक चीज, जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नहीं लिखा गया कितने प्रकार का न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। उसी तरह इसमें भी पूछता है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है इस डीपीएसपी में। ठीक है, कितने प्रकार की कल्याण की बात की गई, तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात की गई है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ठीक है ना, तो पूछ देगा डीपीएससी में कितने प्रकार के न्याय है, तो जो बताएंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो प्रस्तावना को लागू कर देंगे। अच्छा, कितने प्रकार के कल्याण की बात की गई है, तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण। ठीक है, समझा ना। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 ये बोलता है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, ठीक है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी होगा। ठीक है, समझा रखें, वही परिभाषा होगा। अच्छा, राज्य क्या बताया देखो, राज्य हमें बताया कि भारत सरकार, भारत की संसद, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास नियम और कानून बनाने का अधिकार है, वो क्या है? राज्य है। ठीक है, इसमें क्या था? राज्य की परिभाषा थी। अच्छा, अनुच्छेद 37 क्या था?
अनुच्छेद 37 क्या था? अनुच्छेद 37 से था कि ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, ये इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 38 क्या था? अनुच्छेद 38 क्या था? अनुच्छेद 38 नहीं है। अनुच्छेद 38 से था कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य है लोगों की सामाजिक और आर्थिक कल्याण की ठीक है, राज्य जो है सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करेगा। हम इस पे एक कल समझाया था आप लोगों को कि 2 करोड़ नौकरी देना है, ठीक है, 15 लाख रुपए देना है, लोगों को राशन देना है, कैसे देना है। अच्छा, उसमें रेल में छूट दिया जाता है, बूढ़े लोगों को, छोटे बच्चों को छूट दिया जाता है, ठीक है, बूढ़े लोगों को लोअर बर्थ दिया जाता है, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक की बात है, सामाजिक और आर्थिक, ये सब बात है। जिसके पास पैसा नहीं उसको आवास दिया जा रहा है आर्थिक कल्याण की तरफ, अब फिर वो समाज में आ जा रहा है। वृद्धा पेंशन आपको बताएंगे 40 वाले में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है सरकार जो है, जो राज्य है, वो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करेगा। कल विस्तार में इसको बता चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी एक ही पद पे बैठे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ठीक है, महिला या पुरुष इनमें से कोई भी हो, अगर ये दोनों लोग एक ही पद पे हैं, जैसे एक पुरुष फिजिक्स का लेक्चरर है इसी क्लास में, और दूसरा एक और महिला है जो इसी क्लास में फिजिक्स की लेक्चरर है, दोनों की जो वेतन होगा वो एक समान होगा। वो अलग है कि केमिस्ट्री का जो लेक्चरर है उसका अलग वेतन हो, लेकिन यहाँ पे बोला कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अब जैसे कोई आर्ट पढ़ाता होगा तो बहुत लोग तो आर्ट पढ़ते नहीं है, इसका मतलब उसको भी इतना फीस दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, ठीक है। आप शिक्षक हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो, ठीक है, प्रोफेसर हो पढ़ाता हो, आप छोटे लेवल पे हो, ठीक है, तो जो है इसीलिए बोला कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन देना होगा आपको, आप वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। इसी में कहा गया है अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है आपको थानों में जो है, थानों में आपकी जो सुनवाई होती है, चाहे कभी कभी देखते हैं कि आपके पास वकील नहीं है तो जो है गवर्नमेंट खुद आपका केस लड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो अपना वकील अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये जब लोग सॉलिसिटर जनरल, ये लोग जो हैं, ये जो नियुक्त होते हैं, ये लोग उनका केस लड़ते हैं जिनके पास वकील रखने या पैसा रखने का अधिकार, अरे पैसा रखने मतलब उनके पास पैसा नहीं है, योग्य नहीं है, हाँ, पैसा देने के योग्य नहीं है, हाँ, जो पैसा देने के योग्य नहीं है उनका जो केस कौन होता है? सरकार लड़ती है। वो केस है निःशुल्क विधि सहायता। अच्छा, इसे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ऐसे तो सभी लोग बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप करिए, हाँ, उसी में तो हार जाते हैं सरकारी वकील अफसर के साथ, वकील सब जो होते हैं ना, इसलिए केस हार जाते हैं, जानबूझ के हंसते हैं क्या? तो जरूर हार जाते हैं, जब देखते हैं सही मामला नहीं तो हार जाते हैं। वो भी तो देखते हैं, वो भी तो इस समाज में रह रहे हैं ना। फिर फायदा क्या होता है? जब वो फायदा ही नहीं है, बात ये है कि जो गरीब आदमी है वही सीधे काम करेगा, जिसके पास पैसा है इतना काम नहीं करेगा। अगर वो गरीब है और फिर भी मतलब गलत किया है, गरीब है और गलत किया है तो भी, हाँ, तो उसका केस जैसे आप बताइए, जैसे हमारे यहाँ था, वो आया था अजमल कसाब, ठीक है, अजमल कसाब जब यहाँ आया था तो हमारे यहाँ ये नियम है कि आप किसी कोई व्यक्ति हो उसको निःशुल्क विधि देंगे। अब बताइए कि जब निःशुल्क, तो अजमल कसाब का तो कोई वकील लेने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, तो उसको जो है दूसरे वकील दे के तो उनको लड़ाया गया, फिर बाद में नियम कानून जो मतलब उनका बना था, ठीक है, उस हिसाब से फिर उसको फांसी लटकाया गया था, ठीक है। आप हमारे यहाँ जब भी कोई फैसला होगा, जब भी कोई जिरह होगी तो बिना वकील की नहीं होगी, समझा ना। जब तक उसमें वकील नहीं होगा उस पर फैसला दिया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। आप जज अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में वो जो है अभिलेख बन जाता है ना कि हम आपकी सजा दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख बन जाता है,
अभिलेख का मतलब है कि अगर एक बार दे दिए फैसला कि हम कलम चुनाने के लिए फांसी दे रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में कोई और कलम चुनाएगा तो उसको भी फांसी होगी। अभिलेख का मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अपने खुद के जो है परिवर्तन, अपने जो है फैसले हैं उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। ये दोनों आते हैं अनुच्छेद 137 और 139 के तहत, ठीक है। अपने फैसले को पुनर्विचार करना, फैसलों का जो है अभिलेख बनाना, ठीक है, ये इनका खुद का मामला है। अगर अभिलेख हो भी गया है तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि निःशुल्क विधि सहायता जो राज्य करेगा, ठीक है ना, समझे। अच्छा, अनुच्छेद 40 क्या था? अनुच्छेद 40 क्या था? पंचायत, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 क्या था? इसमें जो है पंचायत की चर्चा है, ठीक है। अच्छा, पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में बताए थे। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहाँ लागू हुई थी? नागौर। कहाँ है ये? राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, कौन इसके पक्ष में था, कौन इसके विपक्ष में था? गांधी जी इसके पक्ष में थे। गांधी जी इसके पक्ष में थे और महात्मा गांधी, अरे सॉरी, भीमराव अम्बेडकर ये विपक्ष में थे, ठीक है। अच्छा, कब संशोधन करके इसे 243 कम लेके जाया गया? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992। ये लागू हुआ था 1993 से, ठीक है। कल बताया किस वक्त? हाँ, अब जो पंचायत वाला सिस्टम होगा उसको पंचायत होता है। अनुच्छेद 41 क्या बताए थे? अनुच्छेद 41 बताए थे कि कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। जैसे आप बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, आप बूढ़े हो गए हैं तो आपको वृद्धा पेंशन, किसी महिला का पति एक्सपायर हो गया है तो उसको जो है विधवा पेंशन, आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको जो है मनरेगा, ठीक है, आपको उसके तहत काम दिया जाएगा। यानी इसके तहत यही बोला है कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। यानी कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें सरकार आपको चाहेगी तो सरकारी सहायता प्रदान कर सकती है। जैसे बीच में ही महिलाओं के खाते में भेज रही थी सरकार 500 रुपए, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है। लोग वादा करते हैं, जैसे केजरीवाल बोलते हैं कि अभी पंजाब में 1000 रुपए जो है महिलाओं को पर मंथली दे रहे हैं केजरीवाल, ठीक है। तो क्यों दे रहे हैं? यही जो कि आप सरकारी सहायता पाने के अधिकारी हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता, सुने बेरोजगारी भत्ता का नाम? बेरोजगारी भत्ता सुने हैं? सरकारें जब आती है तो चुनाव में वादा करते हैं कि जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको जो मिलता है ये फीस आप जब जमा करते हैं तो उससे जो वापस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलरशिप बोलते हैं ना। वो स्कॉलरशिप कैसे मिलता है? आपको सरकारी सहायता पाने के पास है, आपको शिक्षा जो दी जा रही है, शिक्षा आपको उसी के अंदर दी जा रही है, ठीक है। जो आपको मिलता है स्कॉलरशिप, ठीक है ना, वो इसी के अंदर मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आप कुछ कर पाते हैं? कुछ कर पाते हैं ना? आप ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बड़े बड़े जो एजुकेशनल स्कूल है उसमें आप नाम लिखवाते हैं, अगर नहीं आता तो क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। यही बोल रहा है कि कुछ संस्थाओं में आपको सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम हो सकता है आपको सरकारी स्कूल में पढ़ा दें, ठीक है, समझना नहीं, हमको सरकारी स्कूल में पढ़ा दें, ठीक है। यही है आपका कुछ संस्थाओं में आपको सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 42 क्या था? अनुच्छेद 42 था कि मनोचित दशा में, ठीक है, मनोचित दशा में मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, ठीक है, यही क्यों बताया थे?
अच्छा ये होता है जब अनुचित दशा का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया, ठीक है, कोई बीमार हो गया तो उसको जो है अगर मान रहा है कि हमको थोड़ा सा एक अच्छी जगह सेट कर दीजिए कि हमें ज्यादा वजन वगैरह ज्यादा काम वगैरह हमको दिक्कत ना, हमारे बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट न पड़े, ठीक है, वो उसका अनुचित दशा है। प्रसूति सहायता में एक महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए जो सिस्टम होता है वो हम कल बताया किसको, ठीक है ना। अच्छा अनुच्छेद 43 क्या था, सॉरी यही तक बताया था ना, यही तक बताया था वो कल अनुच्छेद 42 तक। आप देखिए अनुच्छेद 43, इसमें कहा गया है कि कामगारों को, जो लोग काम करते हैं, ठीक है, कामगारों को अनुच्छेद 43 होता है कि कामगारों को उचित एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, प्रदान करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो काम करते हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, आप जो है उनको एक उचित, ठीक है, एवं निर्वाह मतलब एक उचित दाम पे और जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एक उचित दाम पे जिंदा रहने के लिए उनको क्या प्रदान करेंगे, मजदूरी प्रदान करेंगे। जैसे आपको मनरेगा जब मिलता है, मनरेगा तो 100 दिन के लिए मिलता है ना, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जो है जिंदगी 100 दिन के काम बिता देंगे, आप अपनी जिंदगी जो पूरे 100 दिन के काम बिता देंगे, आपको मान लीजिए कि एक दिन मिलेगा 300 रुपए, तो 100 दिन में कितना मिलेगा, 100 दिन में कितना मिलेगा, अगर 3 मिलेगा 300 रुपए आएगा एक दिन का, ठीक है, 100 दिन काम कर रहे हैं, कितना मिला आपको, 30,000 हुआ ना। बताइए 30,000 क्या होगा किसी का, एक साल के लिए उसकी फैमिली होगी, ठीक है, उसके लड़के बच्चे होंगे, इसमें क्या होगा। लेकिन सरकार ये बोलती है कि कामगार जो है, जो लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ, कम से कम आप उसको इतनी न्यूनतम मजदूरी दे दीजिए कि उसकी जिंदगी बीत जाए, ठीक है। जैसे हम लोग, आप लोग जब यहाँ पढ़ते हैं तो आप लोग को मंथली कितना पैसा मिलता है, मंथली कितना मिलता है, 3,000 मिलता है। आप बताइए किस 3,000 का पता हो जा रहा है, हो जा रहा है कि 3,000 में, अच्छा बताइए इतना तो पैसा दे ही दिया जा रहा है आपको कि आपका काम हो जाए, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए उचित जो है, उचित निर्वाह योग मजदूरी से भी ज्यादा है, क्योंकि आपको जो है सालाना 36,000 हो गया, आपका सालाना 36,000 हो गया ना, ठीक है, और इसको 100 दिन ही काम मिल रहे हैं। तो सरकार जो है कामगारों को उचित निर्वाह योग मजदूरी इसलिए करती है कि आप जो है 100 दिन जो है हमारे यहाँ काम कर लीजिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं 100 दिन का, बाकी जो है अन्य जगहों पर और काम कर लीजिए, आपको और पैसा मिल जाए, समझ रहे हैं। लेकिन जब सरकार काम देती है मनरेगा में तो 300 नहीं देती पड़ती, वो 120 या 130 रुपए मिलता है, समझ रहे हैं, वो जो मिलता है वो 120 और 30 रुपए मिलता है, वो 300 नहीं देती है सरकार, नहीं 150 के ऊपर मिलता है, ठीक है। वो जो भी हो 120 30 50 170 80 जो भी मिलता हो, ठीक है, तो जो अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, मतलब पूरा 300 नहीं मिलता है, 300 नहीं मिलता, हम तो इस तरह बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ की मजदूरी जो है 600 रुपये हो गई, कितना मजदूरी, 450 मजदूरी 650 कितना है, 650 बताइए कितना अंतर है। तो सरकार यही बोल रहा है अनुच्छेद कि अगर आपके अंतर्गत कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो कम से कम आप इतना मजदूरी उसको दीजिए जो उसका जो है जीवन निर्वाह योग्य रहे पैसा, ठीक है, उतना पैसा दीजिए, समझ में आ रहा है। ये अनुच्छेद 43 कामगारों को उचित निर्वाह योग्य मजदूरी की, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 43 ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो आपके यहाँ काम करेगा, ठीक है, जो आपके यहाँ काम करेगा,
अगर आप कोई उद्योग बना रहे हैं, ठीक है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ठीक है। अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उस उद्योग की पूरी जानकारी जो है आप किसको दीजिए, कामगारों को दीजिए, ठीक है, कि हम एक उद्योग लगा रहे हैं, क्या ये आप लोग इसमें सुटेबल है काम करने के लिए, ठीक है, क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि आप इस काम को कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए होता है कि जो है 43 का जो है यहाँ तो कामगारों की उचित एवं निर्वाह मजदूरी है, ठीक है। हो सकता है कि आप उचित एवं निर्वाह मजदूरी न दे रहे हो, आप उसको जबरदस्ती काम करा रहे हो, ठीक है। तो हम अनुच्छेद 23 पर आए हैं, अनुच्छेद 23 पर आए तो वहां पे बलात् श्रम है, यानी अब जैसे ही बलात् श्रम कराएंगे तो उससे तत्काल का बंधन होगा, यानी जो सरकार है वो काम तो कराएगी लेकिन बलात् श्रम नहीं करा सकती है, इतना पैसा उसको देना पड़ेगा जिससे उसकी जो है निर्वाह मजदूरी हो जाए, ठीक है ना, समझा ना कि? तो हर एक चीज को देखते हुए, चाहे यहाँ पे इसकी बात की गई हो, चाहे अनुच्छेद 23 में जो है आपकी बलात् श्रम की बात की गई हो, ठीक है, जो भी चीजें बनाई गई इसमें हर एक चीज देख के बनाई गई, ठीक है ना, समझा ना कि? फिर पूछा अनुच्छेद 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी जो सरकार है जब भी उद्योग लगाएगी या जो राज्य उद्योग लगा रहा है, अगर कोई उद्योग लगा रहा है तो इसमें कामगार जो है, जो लोग काम करते हैं, उनसे पूछेंगे कि ये काम हम करने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी टाइमिंग बताइए, आपकी टाइमिंग क्या है, क्या आप इस टाइमिंग पे आ सकते हैं, क्या जो उस उद्योग में जो काम हो रहा है क्या आप उस काम को कर सकते हैं कि नहीं, वो आपके पास मतलब करने की क्षमता है कि नहीं उसको, ठीक है ना, यही चीज इसमें पूछा गया है, ठीक है, सॉरी पूछा नहीं गया, बताया गया है, अनुच्छेद 43 कम है, ठीक है, समझा रखते हैं। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों को उचित और निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, अनुच्छेद 43, ठीक है। फिर कहता है अनुच्छेद 44, इसमें कहता है समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि हमारे भारत में जो आज सिस्टम है वसीयत पे, ठीक है, वसीयत पे जो सिस्टम है, शादी पर जो सिस्टम है, तलाक पे जो सिस्टम है, ठीक है, ये सब क्यों अलग अलग है, ये सब अलग अलग क्यों है, ठीक है। तो जो है समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में इस समय जो सरकार है, जो सरकार हमारी भारत सरकार, वो इसे लागू करना चाहती है। जब 2019 में प्रधानमंत्री दोबारा चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, दोबारा, तो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बोला था कि हम जो है समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, जैसे उन्होंने बोला था कि हम धारा 370 हटाएंगे, और मई में उन्होंने 25-26 मई को शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद की, और अक्टूबर 2019 में जो क्या हुआ कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया। 5 अगस्त 2019 को ये विधेयक पेश हुआ था, ठीक है ना, वहां से लोकसभा राज्यसभा में 5 अगस्त तारीख को लगातार पास हो गए, फिर 21 अक्टूबर 2019 में जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया, ठीक है ना। तो जो है जो ये राज्य है, ठीक है ना, आप जो है इनका जो नियम अलग अलग है, ठीक है, तो ये जब अलग अलग नियम बना रहे हैं, ठीक है, तो यही देखते हैं कि आपकी जो वसीयत की सिस्टम है अलग क्यों है, शादी का जो सिस्टम है अलग क्यों है, तलाक का जो सिस्टम है अलग क्यों है, ठीक है। तो जब मोदी जी आए थे मैनिफेस्टो में लेके, ठीक है, तो जब उन्होंने बोला था कि हम इसको हटाएंगे, तो उन्होंने उसको हटा दिया, ठीक है। अब जो राम मंदिर की बात की तो राम मंदिर भी बन गया, धारा 370 कट गई, अब आई है बात इसी को लागू करने की बात हो रही है, इसीलिए चल रहा है इसमें विवाद बहुत ज्यादा, ठीक है, यूसीसी पे यही आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है, समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिक जो हैं उन सभी लोगों के लिए समान कानून है। जैसे हम एक बात बोलते हैं कि समान विधि के अनुच्छेद 14 जो है उसके तहत बोलते हैं विधि के साथ समानता, विधि के साथ समान संरक्षण, हम कानून के साथ आपको समान संरक्षण दे रहे हैं। तो ये बताइए जो मुस्लिम लोगों का शरीयत कानून है, हम तो कानून बराबर दे रहे हैं, तो हम जब कानून बराबर दे रहे हैं तो मुस्लिम लोगों का शरीयत कानून है, तो जब अपने धर्म को आप मान रहे हैं, आप अपने धर्म के अनुसार शादी कर रहे हैं, आप अपने धर्म के अनुसार तलाक दे रहे हैं, आप अपने धर्म
अनुसार जो वसीयतनामा दे रहे हैं सबको, तो आप उस चीज को भी अडॉप्ट करिए। जो शरीयत का कानून है आप उसको अडॉप्ट करिए ना। आपको जब अपना धर्म निभाना पड़ रहा है तो आप वसीयत कर रहे, सॉरी अपने शरीयत कानून को निभा रहे हैं। जब बात आ रही है कि जब चोरी के बदले हाथ कटेगा, मारा है तो उसके बदले मारा जाएगा, तो आप बोल रहे हैं हम भारत का विधि जो अपनाएंगे, ये कहाँ करेंगे? ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तो जैसे मतलब इसके लिए अगर ये सिला को होता है या तो ये सब एक प्रकार से शादी करें और वसीयत में वो करें, ठीक है, और या तो ये अपना वो कबूल करें कि वो हमको उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए जब भी ये नियम बनेगा इसमें थोड़ा सा उथल पुथल होगी। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 और 28 के तहत, सॉरी 25 से 28 जो धार्मिक अधिकार है, ठीक है ना, तो जो आपको अनुच्छेद 25 बोला गया है कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, आपको धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आप जब उसकी स्वतंत्रता दे रहे हैं तो किसी न किसी तरह व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा कि नहीं? क्योंकि वो आप उसको धर्म मानने का अधिकार दिए हैं, तो उसी धर्म के अंतर्गत ही ना उसको शादी करने का अधिकार है, उसी धर्म के अंतर्गत ना उसको वसीयत का अधिकार है कि नहीं? अनुच्छेद 25 और 28 में मूल अधिकार है, 25 से 28 में, ठीक है, सॉरी मूल अधिकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार के अंतर्गत आ रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता है वो। ठीक है, जो 25 से 28 के अंतर्गत आपको धार्मिक स्वतंत्रता मानने का अधिकार है, आपको धर्म मानने का अधिकार है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है किस तरह से आप यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन फिर कहता है अनुच्छेद 13 कहता है कोई ऐसी विधि नहीं रहनी चाहिए जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक है, तो ये जो तलाक है इनका सिस्टम, इनका तलाक जो था किसी महिला के जीवन में बहुत गहरा इफेक्ट डालता था। ठीक है, आप जो है पेपर पे लिख के दे रहे हैं तलाक 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 हो गया तलाक, आप व्हाट्सएप पे लिख के दे रहे हैं तलाक तलाक तलाक, आप आपके सामने बोल रहे हैं तलाक तलाक तलाक। ठीक है, ये जो है किसी महिला का सेकंड घर में पल घर में जो है पूरी जिंदगी बर्बाद करने का तरीका है। ठीक है, आप जो है उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दीजिए 3 सेकंड में, 1 सेकंड लगेगा आपको तलाक बोलने में। ठीक है, तो 3 सेकंड में महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी में वो बोला गया था 1986 में जब बना था आपका शाहबानो का केस आया था 1986 में। ठीक है ना, उसी देखिए सबसे पहले जब समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हुई थी ना, तो 1986 से ही 1985 से ही केस उठा था। 1985 में शाहबानो केस था। ठीक है, शाहबानो केस, इसमें ये बोला गया था कि ये इनको 60 साल की उम्र में जो तलाक दिया गया था। 60 साल की उम्र में इनको, आप बताइए 60 साल की उम्र है, अब वो है क्या कर सकती है? कुछ नहीं। बताइए कहाँ जाएगी, किसके पास जा सकती है? कहीं ना जा सकती है, वो 60 साल में कहाँ जाएगी? लेकिन इसको 60 साल में तलाक दिया गया। जब ये अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था। जब इनके नियम में जो है ना, इनका जो नियम इसमें है कि आप गुजारा अच्छा, इसमें ये भी तो फिक्स होता होगा कि आप कितने साल तक तलाक दे सकते हैं कि कभी भी दे सकते हैं? कौन सा चीज? मतलब जैसे जब 60 साल की तलाक मिला इनको, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये दिया गया था क्या कि आप इतने साल में तलाक दे सकते हैं, मतलब या 20 साल 25 साल तक तलाक दे सकते हैं, या 20 से 25 साल तलाक दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। आपका मन कितना तलाक दीजिए जब तब से जब सुप्रीम कोर्ट में गए तभी नहीं इसको बदला गया। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं बदलती है। सुप्रीम कोर्ट किस चीज को नियम बना रहे हैं आप ना, आप वो नियम बना रहे हैं, लेकिन ये जो है सिस्टम अलग है। इससे किसी महिला को आप जैसे आप बताइए कि आप ही का अधिकार जो है, आप हलाला का जो अधिकार है, आप जो आपका अधिकार है कि हम हमारे सिस्टम, अगर मान लीजिए आप ही के पास वो सिस्टम हो जाए, ठीक है, आप ही के पास वो सिस्टम हो जाए तलाक 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 वाला, तो आप तो बड़े बदल देंगे। आप लोग तो बड़े बदल देंगे। नहीं, कोई पसंद आ गई, आज वो पसंद आया उसको फंसा, कल वो पसंद आया उसको किया, तो उससे शादी करेंगे, उसको तलाक करके छोड़ेंगे, उसको करेंगे, कर सकते हैं नहीं? तो सिस्टम था कि था। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इनको क्या इंसाफ मिला था जब वो सुप्रीम कोर्ट में? इनको इंसाफ मिला ही नहीं। 1986 में इनको जो इंसाफ मिला था कि जो है आपके जो पति हैं वो आपको जो है गुजारा भत्ता, अच्छा उसी समय से चालू गुजारा भत्ता चालू हुआ था चालू 1986 में चालू हुआ था। लेकिन फिर 1986 में जब इस धर्म के जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं मुस्लिम धर्म के, इन लोगों ने जबरदस्ती राजीव गांधी को परेशान कर दिया, क्योंकि उसी समय चुनाव था। ठीक है ना, उसी समय चुनाव था और राजीव गांधी को परेशान कर दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी को चुनाव लड़ना था। और उसी समय जो इंदिरा गांधी 1984 में मरी थी, ठीक है, उनको पुलिस से निशान कर दिया गया चढ़ा के। तो जब वो मरी थी, ठीक है ना, तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है ना, तो जब वो चुनाव लड़ी, चुनाव उनको लड़ना था, तो वो सोचे कि जो हम तलाक वाला सिस्टम है, ये जो मुस्लिमों का काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनके धार्मिक मामला का अधिक आधार है। ठीक है ना, जैसे अब नए नए हैं इस क्षेत्र में, तो जब नए नए हैं इस क्षेत्र में, तो उतना तो
ठीक है। जब 1986 में ये सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदला कि आप जो है गुजारा भत्ता देना आपके धर्म के आधार पर ऐसी कोई मान्यता नहीं होगी, लेकिन जो है क्या कि 1986 में बिल पेश करके जो है राजीव गांधी ने इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिए, और जब उस फैसले को पलटे तो उसमें कहा गया कि आप जो है गुजारा भत्ता नहीं दे, ठीक है। इसी से नाराज होगी मुस्लिम महिलाएं। आज भी मुस्लिम, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं देखते होंगे तो आज भी बीजेपी वोट देती है। आज भी मुस्लिम महिलाएं जो क्यों, जो तलाक वाला सिस्टम है ना, उसी को मुस्लिम महिलाएं जो है बीजेपी से सब मतलब रहती है, बीजेपी के पक्ष में थोड़ी सी लगती है, ठीक है ना। सुना है नहीं? तो यही जो है आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये 1900 क्यों, आप जो हमारे हिंदू धर्म में जो था पहले वसीयत था ही नहीं, 1941 से पहले वसीयत हमारे में था ही नहीं। 1941 में जब हिंदू धर्म की वसीयत की बात आई, उसमें भी आप सिर्फ पिता के जो घर है, जो मकान है पिता का, आप जो है उसमें जो है सिस्टम, आप उसमें जमीन ले सकते हैं, बाकी आप किसी भी संपत्ति में जमीन नहीं ले सकते। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उस कृषि वाले में आप जमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारा 1941 में था। फिर जब हमारे यहाँ और नियम बना 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट बना, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जब बना था तो उसमें भी कहा गया था कि जो महिला है, चाहे लड़की है, चाहे वो विधवा हो, इन तीनों में से कोई भी होंगी, इनको जो है कृषि भूमि में अधिकार लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो है 2005 में इसको परिवर्तन कर देंगे और कर दिया गया, और इसमें यह बताया गया कि आप चाहे विधवा हो, ठीक है, विधवा हो, चाहे लड़की हो, चाहे उस महिला मतलब उस पति की महिला हो वर्तमान में, ठीक है, आपको जो है पूरा जो खेत पे अधिकार मिलेगा, पूरा जमीन पे जो अधिकार आपको मिलेगा, ठीक है। ये बताइए हमारा सिस्टम अलग है, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का अलग है। हमारे शादी का धर्म अलग, हमारे यहाँ पंडित वगैरह रहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उनके वाले में जो मौलाना वगैरह रहते हैं लोग, ठीक है, उनका अलग है। उनके में तलाक का सिस्टम अलग है, तलाक के इद्दत, तलाक के हसन, तलाक के अहसन, उसी में तलाक के इद्दत को हटाया गया है, ठीक है। तो तलाक की इद्दत को हटाया गया है तो क्या समझ, हमारा तलाक का सिस्टम अलग है, हिंदू धर्म में इनके में जो तलाक का सिस्टम अलग है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए सरकार जो है यूसीसी को लागू करने की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा इस समय वर्तमान में कहीं यूसीसी लागू है? इस समय वर्तमान में यूसीसी कहीं लागू है? कहीं भी लागू है यूसीसी? इस समय वर्तमान में गोवा में यूसीसी लागू है, ठीक है। हमारे भारत का एक राज्य गोवा, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ठीक है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और वहां पे यूसीसी लागू है, ठीक है ना। यूसीसी कहाँ लागू है? गोवा में, ठीक है। अच्छा, ये लागू होगा तो इसके अंतर्गत आपके धर्म के अंतर्गत आने वाली सभी कुरीतियां उनको समाप्त कर दिया जाएगा, और जो है समानाधिक संहिता मतलब एक नागरिक जो है सभी नागरिकों के बराबर होगा, और जो अधिकार उसको शादी करने का है वही अधिकार उसको शादी करने को हो जाएगा, यानी सभी का धर्म हटा दिया जाएगा, ठीक है। धार्मिक प्रबंधन सब खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। समझा रखने, यही है आपका अनुच्छेद 44 यूसीसी समझा। इससे जैसे आगे फिर हम जो है हो सकता है कभी यूसीसी में आपको पढ़ा दो, ठीक है ना, लेक्चर आपको यूसीसी में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कई स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आप बताइए, जो सरकार है वो जो है ये तीनों जो है स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल, ये जो है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जो 1937 में आपका 1937 में, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ आया था। आपका स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 में आया था। आपका हिंदू कोड बिल जो है सबसे पहले 1941 में आया था, फिर 1955 में आ गया। आप बताइए इन सभी के लिए अलग अलग कानून क्यों? इन सभी लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? कि आप जो है आप अंतर्धार्मिक शादी कर रहे हो, स्पेशल मैरिज एक्ट की तहत जो 1954 में है, ठीक है। इसी के तहत जो है एलजीबीटी का मामला चल रहा है, एलजीबीटी का, ठीक है, जैसे महिला से महिला शादी करने का अधिकार, पुरुष से पुरुष शादी करने का अधिकार, नहीं सुनते आप लोग? यस सर। महिला से महिला शादी कर रही है, पुरुष से पुरुष शादी कर रही है। अभी तो बीच में राजस्थान में एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी और एक पुरुष थे, लड़का था, ठीक है ना। उस महिला ने अपना लिंग ही चेंज करवा लिया, ये तो सर वो ठीक है, पहले से हो चुका है, वो उसने चेंज किया उससे शादी करने के लिए, उसको इतना पसंद आई वो, ठीक है। तो ये लोग जो एलजीबीटी का जो सिस्टम है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही हो रहा है। जितने आप कोर्ट में शादियां करते हैं आप लोग, ये इसके तहत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होता है। आप कोर्ट में जो शादी करते हैं वहां पे कौन पंडित जाएंगे तो आपको काट पढ़ाएंगे? आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ से कोई मौलाना रहेगा वहां पे? सर अगर मान लीजिए जो ये
डिवोर्स हो सकता है ना। क्या और ये कोर्ट से शादी हुआ है। स्पेशल मैरिज में डाइवोर्स का भी सिस्टम है। अगर डाइवोर्स आप करेंगे तो उसमें भी आपको ज्यादा बता देने का सब कुछ करने का सिस्टम है। जैसे क्या है कि अनुच्छेद 21 है ना, जब हम बता रहे थे आपको धारा 457 आपको बता रहे थे, वो क्यों हटाया गया है? जो धारा 457 में से क्यों हटाया गया? क्योंकि आपका अधिकार है कि आप किसी के भी साथ रहें। आपका आज मन है कि उनके साथ रहें, ठीक है, आज आपका मन है कि आप उनके साथ रहें, कल आपका मन है कि उनके साथ रहें, ठीक है, परसों हो सकता है उनके साथ रहें। अमेरिका वाला सिस्टम अपना लीजिए कि जो है 2 साल पहले उनके साथ थे, फिर 6 महीना पहले उनके साथ थे, आज इनके साथ हैं, ठीक है, यानी तुम्हारे पापा वो थे। ऐसा सिस्टम वहां तो रहता है। फादर्स डे क्यों मनाया जाता है वहां पे? इसीलिए फादर्स डे मनाया जाता है क्योंकि वहां पे जो है ये निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं जो वहां की जगह नहीं रहती हैं। हमारे यहाँ से हमारे साथ संस्कार है कि हम लोग साथ फेरे लेते हैं, बच जाते हैं, ठीक है ना। हमारे हिंदू धर्म का सिस्टम है कि साथ फेरे लिए और 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। वो भले 7 जन्म तक एक साथ रहे या न रहे, आजा दरिया के भगा दे, वो अलग सिस्टम है। लेकिन हमारा जो संबंध है कि हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, ठीक है ना, समझा रखिए, जन्म जन्म तक हम साथ निभाएंगे आपसे। तो वो जो सिस्टम है तो उनका बात है। लेकिन आपकी जो शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, इसमें भी तलाक का प्रावधान है। इसमें हम लोग को जो कोर्ट के जरिए करेंगे उसमें कोई हर बात देना पड़ेगा। कोर्ट, हाँ, कोर्ट के जरिए होगा, ये कोर्ट के जरिए होगा। और ये जो कि हम लोग नहीं सब बोलते हैं तो होता है कि कोर्ट मैरिज किए हैं, हाँ, सुनते हैं आप लोग कि कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, सबसे पहले तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जब आप क्यों नहीं, जब उसमें डिवोर्स का है तो हम जब चाहे तब डिवोर्स का सिस्टम है। जब तक वो आप या तो महिला है या तो पुरुष है, अगर पुरुष है, ठीक है ना, आप तलाक अर्जी डालें उस महिला के खिलाफ, जब तक वो महिला उस पर साइन नहीं करेगी आपको तलाक मिलेगा नहीं। और यही मुस्लिमों में नहीं था, यही मुस्लिम में भी नहीं है। मुस्लिम में जो सिस्टम था कि तलाक 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 वाला था ना, और उनका जो तलाक है हसन है, तलाक के हसन है, उसमें 30 दिन का डेट है, किसी में 0 से उसमें मान लीजिए जो 30 दिन पे है, अगर उसमें महिला मना करती है कि नहीं हमें तलाक नहीं देना है, अब 30 दिन मान लीजिए कि 0 से 30 दिन वाले में 0 से 30 दिन वाले में हुआ, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन हुआ। एक बार यहाँ से आई, पहली बार यहाँ से चली थी, यहाँ पे आई थी, एक बार हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, उसका दूसरा हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका तीसरा हो गया। यानी यहाँ आई तलाक बोलती, यहाँ भी आई तलाक बोलती, लेकिन यहाँ आई तो बोली हमको जो तलाक नहीं करना है। लोग सोच समझ ये बात करने में नहीं चला, ठीक है, हम लोग इसमें से कोई एक ही चाहता है कि हम तीसरी बार वाले में तलाक नहीं देंगे, तो हो सकता नहीं होगा कि हो जाएगा? नहीं, दोनों राजी होना पड़ेगा ना। अगर दोनों राजी नहीं होगा नहीं होगा, दोनों राजी तो नहीं होगा, तलाक हो जाएगा। अगर कोई एक राजी और एक राजी नहीं है तलाक हो जाएगा। अगर दोनों राजी में तलाक नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ तक बोल के आए, ठीक है, यहाँ से पहली बार, फिर यहाँ से दूसरी बार, ठीक है ना, फिर तीसरी बार में आए कि नहीं ये जो 90 दिन वाला बचा है इसमें कई मामला सेट हो गया हम लोगों का। हो सकता है कोई बीच में मिस्टेक पड़ गया, नहीं मिस्टेक लोग होते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं कि नहीं मान लीजिए, थोड़ा सब लोग में ऐसा होता है, ऐसी समस्या हर जगह होती है, आज का समय ऐसा है, सब लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें इसमें हो सकता है हमको कोई समझा दिया होगा, वो नहीं सर, जो मेरा कहने का मतलब है ना, मान लीजिए एक महिला और एक पुरुष है, और दोनों तीन बार मतलब गए तलाक के लिए गए हैं, 30 दिन के मतलब 2 बार वो दोनों तलाक बोले हैं, दोनों 30 दिन में 2 बार तलाक बोल दिए हैं, और तीसरी बार पुरुष तलाक बोलेगा और महिला बोल रही है कि नहीं हमें तलाक नहीं चाहिए, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं, और हो जाएगा, हो जाएगा। उसमें जैसे हम लोग में है कि दोनों साइड चाहिए, जो अर्जी डाला है, ठीक है, जो अर्जी डाला वो मना करेगा तभी वो दिक्कत होगी, और जो अर्जी नहीं डाला है तो हो जाएगा, हाँ, तलाक हो जाएगा। हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता हम लोग का है, साइन नहीं होगा, सबसे पहले आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पे अर्जी दाखिल करिए, कोर्ट सुनवाई करेगा, उसमें आपकी सुनवाई करने के बाद आपसे हस्ताक्षर करवाएगा, उस महिला से भी हस्ताक्षर करवाएगा कि आप लोग इस पे सिग्नेचर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग में होता है कि डिवोर्स के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है, कोई भी नहीं, महिला कोई जाती ही नहीं है हमारे में, हमारा जो हिंदू धर्म का सिस्टम है उसमें महिला कोई नहीं जाती है। अच्छा, ये बात जो आप यहाँ से आएंगे दोबारा कह जाएगा, कभी नहीं जाएगा, अगर इस तरीके से आया है कभी नहीं, ठीक है। लेकिन इनमें था हलाला वाला सिस्टम, ठीक है, कि उस महिला दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कराइए, फिर वो तलाक दे, फिर आप शादी करिए। ये कौन सा सिस्टम है आप में? उन्हीं सभी चीजों उन्हीं सभी कुरीतियों को देखते हुए इसको जो है समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है। तो ये बताइए, ये मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बताइए, इन 3 तरीके के कानून भारत में है, ये कैसे चल पाएगा भारत? सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार कहता रहता है कि नहीं आप जो है इस पे कुछ नियम बनाइए, इस पे कुछ कानून बनाइए, हमको परेशानी हो रही है, हम इनके लिए अलग कानून सुना रहे हैं, इनके लिए इनका अलग मसला चल रहा है, इसके लिए बोल रहे हैं कि हम महिला से महिला ही शादी करेंगे, पता नहीं कौन सी फीलिंग आ रही है कि महिला से महिला शादी कर रही है। अरे हमारे यहाँ जो मान्यता थी, ये तो अपने स्टेट के साथ कर रहे हैं, उनको अधिकार है वो किसी के साथ रहे, वो उनका अधिकार है, मुझे नहीं किसी तरह, ठीक है। लेकिन
समय में आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, अनुच्छेद 29 का प्रयोग कर देंगे कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप कहेंगे हमको आरक्षण दीजिए, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? हम आपके लिए हर बार कानून बनाए, हम आपके लिए हर बार नियम बनाए, बताइए, हमें हर एक चीज देखना है ना, हमको सबको लेके चलना है ना। तो आपको हम सुप्रीम कोर्ट जब करती है कि आपको शादी करना है, आप शादी कर लीजिए, लेकिन हम आपको कभी भी इसकी मान्यता नहीं देंगे। मतलब जो सरकारी आरक्षण वगैरह रहेगा, जो ये ट्रांसजेंडर शादी कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा सरकार से, जब तक सरकार उसको आरक्षण और उन्हें सरकारी मतलब कोई जॉब वगैरह कभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मतलब वो अपना बस कमाए खाए, ठीक है, और अपना काम करिए। तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ये इस को लागू करने की बात की जा रही है। समझा रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अच्छा ये बताइए, अच्छा अगर यूसीसी लागू न हो तो कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 37 है जो सुप्रीम कोर्ट उसको जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू नहीं करा सकती है ना। अनुच्छेद 37 होता है कि नहीं, जो एनफोर्समेंट नहीं है वाद योग नहीं हो, वाद योग का मतलब होता है कि आप जो जैसे कोई भी केस कोई भी चीज लड़ते हैं आपके न्यायालय में, तो जज के सामने वाद होता है कि ये सिस्टम इसके तहत हुआ, तो कहते हैं नहीं देखिए आप जो फैसला अपना सुनाए हैं इस फैसले में यहाँ पे ये सिस्टम हुआ था, इस फैसले को आप देखिए एक बार, तो उसमें पन्ना रहता है कितने पन्नों की फैसला है, इस फैसले में पेज नंबर इतने पे देखिए यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद जब आप नहीं देखते, आप लोग कभी देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े वकील हैं उनकी जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं किससे करी है, इतना छोटा सब मोटी मोटी फाइल है, उसमें सिर्फ 10 से 15 पेज रहता है, वही पेज रहता है जो सुप्रीम कोर्ट बदलती रहती है अपना ठीक फैसला, उन्हीं सभी चीजों को उसमें लोग इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो वो हर एक मतलब कैंडिडेट का होता है, मतलब जो एक सजा सुनाए है किसी एक व्यक्ति का, वो जो फाइल रहता है वो एक ही व्यक्ति का होता है, उस फाइल के अंदर सब वो एक ही व्यक्ति का फाइल है, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए हमको बताएं कि अभिलेख बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अभिलेख बन जाता है, आप जो है सभी लोग उसको रख लेंगे, आने वाले समय में उसी काम का मान लीजिए मर्डर पे सजा हो गई, बहुत जल्दी सजा, मतलब ऐसा दोबारा वैसा मतलब कुछ होता है अगर दोबारा तो उन्हें वही सजा दिया जाएगा, कुछ अदर सजा नहीं दिया जाएगा ना। हाँ, लेकिन हमारे पास पुनर्विलोकन का भी अधिकार है, हम अपने अभिलेख को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा जिसको पहले सजा दिया गया था, अधिकार बदलने का, हम देख रहे हैं आपको क्या पैसा गलत काम कर रहे हैं, आप अपना गलत काम कर रहे हैं, हमारे पास अधिकार नहीं बदलने का, हम बदलेंगे उसको। मान लीजिए कोई अगर मतलब किसी को मारा हुआ है तो उसे 10 साल की सजा हो गई, अगर फिर वही आदमी किसी और को मार रहा है उसे 40 साल की सजा हुई, तो ऐसा तो उसके साथ में इंसाफ हो जाएगा ना, जिसको जो 10 साल सजा काटा होगा। देखिए वो वही सब चीजें तो अभिलेख में बदलने का भी अधिकार तो है, अभिलेख वही चीजें वही सब चीजें दिखाई जाती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हर एक फैसला तुरंत नहीं देता है, इतना समय क्यों लगता है, यही रीजन है ना, इतना देरी फैसला क्यों होता है हमारे भारत में, फैसला आने के से क्या मतलब है, यही सब है कि हम सोच विचार के फैसला दें कि हमको आने वाले भविष्य में इस चीज पे फैसला देना है, अगर ऐसा फैसला दे दें कि हम कुछ गलत तो बाद में हमको समस्या हो सकती है। समस्या क्यों होगी, जब उनको अधिकार है बदलने का तो जब चाहता बदल देंगे तब जैसे, लेकिन क्यों ऐसा करेंगे, जो वकील होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो सब तुरंत करके ऐसा किया, हमारे जो भी पक्ष के होंगे वो ज्यादा वो करते हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं उनके साथ भी ऐसा करिए, आप क्यों बदल रहे हैं इसको, ठीक है ना, और उसमें भी जजों की बेंच बैठेगी, 5 जजों की बेंच बैठेगी, फिर जाके उसको बदलेगी। अगर कोई एक जज गलत सजा सुनाता है तो बाकी जज भी फिर उसको बोलेंगे तो उसको अपना वो वापस लेना पड़ेगा। देखिए अगर 5 जजों की बेंच है उसमें बहुमत के आधार होता है, 5 जजों की बेंच में 3 जजों का जो अधिकार है, 3 जजों ने जो बात बोला इनको फांसी की सजा होगी तो उनको फांसी की सजा होगी, ठीक है, 2 जजों ने बोला कि फांसी की सजा नहीं होगी तो उसका मतलब कोई नहीं, जो बहुमत में रहेगा, अगर 7 लोग हैं तो बहुमत का होता है, और इसको जो 8 नंबर बनाया जाता है, जो संवैधानिक पीठ है ना, अरे सॉरी इनका जो पीठ बैठता है वकीलों का, ठीक है, इनकी जो पीठ बैठती है ये 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच 8 नंबर बैठती है विषम में, क्योंकि जब भी बनाना तो बहुमत में बनाना है सिस्टम ना। तो ये अनुच्छेद ये समझना ना, अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार किसके तहत है, अनुच्छेद
45 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीजिए। हुआ क्या? अच्छा ये बताइए, जब तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 45 में था, क्या यह लागू कर सकती थी सरकार? इसको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट लागू करा सकती थी? सरकार इसे लागू करने का अधिकार था ना, इसीलिए इसको 86वां संविधान संशोधन सन 2000, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सन 2000 द्वारा इसको संशोधित करके, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। जब मूल अधिकार बनाया गया इसको, तब जाके अनुच्छेद 21 का में आया ये, ठीक है। अब जो है मूल अधिकार हो गया है। अब किसी भी व्यक्ति का यह मूल अधिकार हो गया है, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसका मूल अधिकार हो गया है, और वो अपने मूल अधिकार के तहत इसको पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, ठीक है। अब अगर वो राज्य मना कर रहा है उस चीज को, तब जाके दिक्कत होगी, ठीक है, समझा है? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 45 में था पहले। जब तक ये इससे बाहर नहीं हुआ, ठीक है, तब तक इसको जो है आप जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। जैसे आज अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लें 6 से 14 वर्ष का सरकारी स्कूल में, तो जो राज्य है स्कूल लेवल का राज्य है, ठीक है, आप वो जो है ऐसा नहीं कर सकता कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सरकारी स्कूल की बात करेंगे तो उनको सरकारी स्कूल वालों को पढ़ाना ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि अगर जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, अगर सेफ्टी नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कैसे पढ़ेगा 6 से 14 वर्ष? तो इसीलिए बोला गया कि 0 से 6 वर्ष का जो आपका बच्चा है, ठीक है, उसको हम जो है खसरा का टीका, ठीक है, पोलियो का टीका, ठीक है, हम बीमारी से संरक्षण, ठीक है, हम सब कुछ प्रदान करेंगे, ठीक है, समझा रहे? 0 से 6 वर्ष के बच्चे को हम सबको जो खसरा का टीका, पोलियो का टीका जो बीमारी है, हम इससे बचाएंगे इन सबों को, ठीक है, तभी हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे पाएंगे, ठीक है, समझा रहे? समझा? यही चीज इसमें है। अनुच्छेद 45 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और 0 से 6 वर्ष जो है आपका खसरा, पोलियो और बीमारी से आपको बचाया जाएगा, ठीक है ना। यही है आपका अनुच्छेद 45, ठीक है, समझा है? तो गवर्नमेंट कह रही है जो होता है, लेकिन 6 वर्ष के बच्चे के पैसा तो लेते हैं, सब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पैसा लेते हैं। आप 8 क्लास तक का ये पैसा कोई नहीं लेता है। ये सरकारी स्कूल की बात है, प्राइवेट गवर्नमेंट सरकारी कर रहे हैं, सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सरकारी श्रम में बात कर रहे हैं। हाँ, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पैसा तो लेते ही है, कहाँ पैसा लेते हैं? कहीं भी चलिए, कहीं सरकारी स्कूल नहीं है सर है सर, कहीं लड़की के एडमिशन में पैसा लेगा तो 8 महीने फीस देगा। देखिए वो कैसे लेता है? आप पढ़े प्राइवेट स्कूल में? तुम्हारे सामने जो एक स्कूल है, हाँ, उसमें लगता है क्या बात करो? हाँ, उसमें लगता है डिग्री है, नहीं लगे। प्राइवेट स्कूल पढ़े, एक शहर में प्राइवेट स्कूल है ना, कैसे करेगा? जिसमें लिखा रहता है प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो रहता है, उसमें नहीं लगता है। प्राइवेट स्कूल है देखिए आप, और अलग से उसमें उनको साल का पैसा मिलता भी है, ड्रेस वगैरह हर एक चीज उनको उपलब्ध कराई जाती है। जैसे हम प्रसाद में पढ़ रहे थे ना, उसके प्रसाद भाई वो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज एडेड होगा वो वाला गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। प्रसाद जो इंटरमीडिएट कॉलेज की बात कर रहा है ना, हाँ, प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज जो है ना, हाँ हाँ, जो पांडे थोड़ा सा वो जी, रोड पे, जी। ये जो एडेड कॉलेज है, ये गवर्नमेंट वो नहीं है। गवर्नमेंट जो खुद बनाती है वो अलग है, बस गवर्नमेंट उसे मान्यता प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त है। जैसे आपका जो है सुधाकर महिला महाविद्यालय है, हाँ। आप लोग मानते हैं शायद गवर्नमेंट कॉलेज है ना, हाँ, गवर्नमेंट है, लेकिन एडेड है, बस उसे मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट का। कुछ इसमें पैसा जो सब प्रोफेसर वगैरह इंटरेस्ट होंगे उसमें उन लोगों को फीस मिलता होगा, अच्छा वेतन को अच्छा मिलता होगा, हाँ। बाकी सब कुछ सिस्टम उसमें पैसा लगता होगा पढ़ने के लिए, सुधाकर महिला हाँ, महाविद्यालय लगता है। सामने मिशनरीज नहीं लगता है, सही बोल रहे हैं। वही बोल आप रहा हूँ। उसमें जो छोटा स्कूल वाला उसी की महिला जो है ये सामने वाला सामने सामने स्कूल है, हाँ, फीस नहीं प्राथमिक है, उसमें फीस नहीं लगता है। क्यों? आप जब 1 से 8 तक पढ़ेंगे आपका फीस कभी नहीं लगेगा, यस, उसमें लगते बात है। ठीक है, तो फीस नहीं लगता है। जब जो कॉलेज एडेड होंगे वहां पे फीस लगता है। जो गवर्नमेंट और वो पहले वो प्राइवेट थे, हाँ। बाद में गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर ली, उसको बोला था एडेड कॉलेज। हाँ, समझ जिनका गवर्नमेंट अधिग्रहण कर ले उनको बोला था एडेड कॉलेज, ठीक है ना। गवर्नमेंट से भी रहता है और प्राइवेट से भी रहता है। मतलब सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं उनको पूर्ण हाँ, मिलेगी। कुछ सुविधाएं उसको हाँ, मुहैया कराई हाँ, जाएगी, ठीक है ना, हाँ, समझे? ये होता है, ठीक है। अब फिर आपका अनुच्छेद 46 है।
क्या लिखा है इसमें समझा है? यस सर। कहाँ किस लिए रहता है? तो ये सरकार से मान्यता प्राप्त जो सरकार से देखिए सरकार से इंटर कॉलेज होते हैं, जो इंटर कॉलेज अगर वो एडेड कॉलेज हो जाते हैं ना गवर्नमेंट द्वारा, तो वहाँ भी आपको कम फीस देना होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, हमारे यहाँ पे जो स्कूल था में था, वो जो स्कूल था हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे 300 रुपये 6 महीने का फीस देते थे, ठीक है? 6 मंथ का 300 रुपये पाँच बार। अब 300 रुपये क्या था 6 महीने के लिए? कुछ था 50 रुपये मंथ नहीं लगता है न, वहाँ पे परीक्षा फीस शुल्क देना है, कुछ देना है। और यहाँ भी जो थे बाकी और जो प्राइवेट स्कूल थे वो वहाँ पे परीक्षा फीस दीजिए, परीक्षा फीस भी 500 1000 रुपया, उसके बाद जो आप प्रश्न पत्र ले रहे हैं उसके लिए 500, फिर मंथली फीस लग रहा है 1000 रुपया। बताइए कहाँ से वो एफर्ट कर पाएगा उसको? तो आप देख रहे हैं कि अभी केजरीवाल जो है बड़े बड़े स्कूलों को भी जो है इस चीज में ला रहा है, उसको परिवर्तन कर रहा है। हमारे यहाँ के स्कूल में, हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह के जो स्कूल है ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ जो दिल्ली का सिस्टम है एजुकेशन का बहुत अच्छा। मनीष सिसोदिया जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, बहुत अच्छे मंत्री थे। फिलहाल उनका तो जेल में चल रहा है अभी मामला, ठीक है, क्योंकि वो जो है आबकारी विभाग का मामला है दारू वाला, उसमें फंसे हैं क्योंकि वो जो घोटाले में कुछ किए हैं उसमें। भाई ये लोग पॉलिटिक्स वाले हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमारा, ठीक है। ये लोग पकड़े जाएंगे क्या है? अब गलत करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। हजारों करोड़ रुपया आप लोग जो जनता पर लगा जाते हैं, कभी आप लोग नाम तक नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा है, वो कुछ को काम किया। उसका तो अमेरिका का निवास टाइम पेपर है, उस पेपर उसके पहले पे छपा था उसके लिए दिल्ली में जो है एक अच्छा मिनिस्टर है एजुकेशन का, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। उनका पहले पेपर पहला पेज था, उसके लिए छपा था उनका मनीष सिसोदिया का। उसी चीज को लेकर तो घेरी थी केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को। देख लीजिए हमारा नाम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का कोई ना कोई आया था इस यहाँ केजरीवाल का स्कूल देखने के लिए, तो वही जो है दिमाग शाइन से था शायद, तो वो अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 है कि इसमें बोला है कि एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी और एसटी के लिए राज्य जो है सामाजिक शैक्षणिक, ठीक है, पिछड़ापन के आधार पे राज्य जो है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये अगर लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके उत्थान के लिए जो राज्य है काम करेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 15-16 में भी है कि हम आरक्षण देते हैं एससी एसटी को, ठीक है। हम बताएं आपको आरक्षण वाला सिस्टम कैसे कैसे आरक्षण था, किसको एससी को कितना दिया रहा है, एसटी को कितना दिया जा रहा है, ओबीसी को कितना दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी जो राज्य है सामाजिक शैक्षिक और जो है पिछड़ेपन के आधार पे उनके उत्थान के लिए जो है उनको जो है अपना जो भी सिस्टम प्रदान करना होगा वो प्रदान करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी 47 से 51 कल वाले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 46 तक आज बताते हैं, बाकी दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ा दें, ठीक है ना, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है।